पाठ एक श्रम विभाजन जाति प्रथा। इस पाठ के हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसके सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे जो वर्ष 2026 में पूछने की संभावना बना हुआ है। तो चलिए हम लोग का पहला प्रश्न बनता है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ यानी जो बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है। तो किस भाषण से संपादित, डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे। तो राइट आंसर होगा हम लोग का एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, यानी ये भाषण दिए थे उन्होंने वर्ष 1936 ईस्वी में लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल लगा था, उसी में इन्होंने भाषण दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो इसके लेखक डायरेक्ट हम लोग का आंसर देखना है हम लोग, क्या होगा, तो भीमराव अंबेडकर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न कि बाबा साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जब हम लोग देंगे तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर जो हम लोग को मिलेगा दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग का क्या मिलता है, देखिए थोड़ा ध्यान से, कि भीमराव अंबेडकर के चिंतक और रचनात्मक के कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो कई गो प्रेरक व्यक्ति थे, 3 गो थे लोग, बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले, बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न जो है हम लोग का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो दलित परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग को मिलता है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप या दूसरा नाम क्या लिया गया है। तो जाति प्रथा लिया गया, ठीक है ना, जाति प्रथा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो अस्वाभाविक विभाजन है, किसी की इच्छा के अनुसार विभाजन नहीं करता है। अगला प्रश्न हम लोग का मिलता है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो श्रम विभाजन का आधार क्या है, पैतृक पेशा, यानी जैसन जात वैसन काम, जौन काम माँ बाप के द्वारा करते आ रहल गइल बाटे, जौन खानदान के द्वारा करते आ रहल गइल बाटे, उहे काम करे के बाटे। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, 11 नंबर प्रश्न हम लोग को क्या मिलता है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा रचित है। तो किनके द्वारा रचित है, भाई साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न, जाति प्रथा मनुष्य के किस पेशे को प्रभावित करते हैं। तो किस पेशे को प्रभावित करते हैं। तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक एक पेशा में बांध देता है, ये जो सरासर गलत है। विडंबना का अर्थ क्या है भाई साहब। तो विडंबना का अर्थ क्या है, आप ही बताइए, उपहास है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो वही जो बताया गया है, भाईचारा, और भाईचारा कैसा, तो दूध और पानी के मिश्रण जैसा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग को क्या मिलता है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्तियों के नाम क्या है। तभी हम कुछ देर पहले आपको बोले थे, बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग का क्या मिलता है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो अगला प्रश्न जो हम लोग को मिलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाडम्य के नाम के कितने पुस्तक, यानी पुस्तक जो है कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। तो हम लोग का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 को खंड में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न जो हम बोले थे ना कि लाहौर में वार्षिक सम्मेलन हुआ था, तो कब हुआ था, 1936 में। कैसा सम्मेलन था भाई साहब, तो जाति पाति तोड़क मंडल लगा था, जाति पाति तोड़क मंडल। और ई मंडल में जौन भी भाषण बाबा साहब दिए थे उस सब भाषण इंग्लिश में था, और उस सब भाषण के हिंदी में ट्रांसलेट कर दिलन ललई सिंह यादव। तो अनुवादक कौन है, ललई सिंह यादव, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपको मिलता है कि भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो 4 ऑप्शन में से कौन होगा, बोलिए लोग, तो ज्योतिबा फुले होगा, बाकी कौन ना होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग को मिलता है कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क का मतलब अमेरिका, ठीक है ना, किसके प्रोत्साहन पे गए थे। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर की रचना है, में से कौन कौन है। तो भाई साहब आपको बताना है कि में से कौन कौन है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये हम लोग का राइट आंसर है, ये हम लोग का ये 3 को नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग के बोल रहा है क्या, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिए हुए है। तो किसका रूप लिया हुआ है। तो भाई साहब कुशल व्यक्ति का विभाजन नहीं करता है। अगर ये आदमी है, इसका जाति के आधार पे काम दूसरा है, लेकिन इसका काम दूसरा करने का मन कर रहा है, तो ये विभाजन नहीं कर पाता, जिसके कारण सभ्य कुशल व्यक्ति का निर्माण नहीं हो पाता है और सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, अगला प्रश्न, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, मतलब अगर कोई जात से हजाम है तो जब काटेगा तो केस ही काटेगा, दूसरा कास्ट के लोग केस को नहीं काट सकता। ये है जाति के आधार पर काम को बांटना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न क्या है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन
नहीं है, क्योंकि अब क्योंकि के जवाब देना है क्यों नहीं है, तो यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है। ये जाति के, अगर कोई जिस जाति का उस जाति के काम को नहीं चाहता है तो क्या होगा, तो भाई उसका इच्छा ही नहीं होगा तो क्या करेगा, करबे नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बनता है 25 नंबर प्रश्न कि लेखक आज के उद्योगों में, देखना थोड़ा ध्यान से, गरीबी और उत्पीड़न जैसी समस्या किसे माना गया है, तो किसे माना है भाई कि अगर कोनो आदमी है ओके और रुचि के साथ कोई काम करना चाहता है तो भाई उसका मन ही नहीं लगेगा तो कैसे काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बच्चा है, अगर छोटा सा कोई बच्चा है, उसका ड्रीम है इंजीनियर बनने का, उसका माता पिता बोले कि मेरा ड्रीम है कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर हम डॉक्टर बनाए, तो भाई साहब डॉक्टर तो बनेगा लेकिन सुई देना होगा नस में तो दे देगा, मास में तो पूरा पढ़ा लिखल बेकार, पूरा कहानी खत्म। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो अगला प्रश्न का है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता के विचार के लिए बिना उसके किसी पेशे को निर्धारित करते हैं, तो हम लोग का राइट आंसर जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था, अगर कोनो आदमी प्रशिक्षित है और वो अपना निजी काम को करना चाहता है लेकिन ओकर पेशा कौन निर्धारित करता है, भाई जाति वह निर्धारित करता है। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो आधुनिक मनु किसे कहा गया है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है, तो बताइए आप लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग का मिलता है संचारित का शब्दार्थ क्या है, संचारित का शब्दार्थ, तो भाई साहब संचारित का शब्दार्थ क्या होगा आप ही लोग बताइए, तो हम लोग का होगा प्रवाहित, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या बनता है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक डायरेक्ट कहते हैं कि जात के आधार पर काम बांटे वाला चुतियन की कमी नहीं की देश में। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो अगला प्रश्न क्या बनता है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो लेखक की दृष्टि से ही नहीं पूरे वर्ल्ड के दृष्टि से हम आपको बता दें कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले कि भाई तोरा जौन काम करे बात कर लेकिन अपन काम में परफेक्ट बन, जौन काम करे उसमें परफेक्ट बनो, भाईचारा का मानवता होना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मान रहे हैं, तो बोल रहे हैं ना कि जाति के आधार पे काम बांटल जाता है, ये सबसे बड़का बेरोजगारी के प्रमुख कारण बाटे, लेखक बोलते हैं। अगला प्रश्न हम देते हैं, तो देखिए ना पहले वाला प्रश्न ही डाल दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म कहाँ हुआ था, गधा आदमी महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हम लोग को मिलता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था भाई साहब, तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग का मिलता है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है भाई साहब, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है, ठीक ना। ये मत कहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वाडम्य हिंदी ये कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो 21 खंडों में, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं लोग। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न हम लोगों की आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है, तो किसको आवश्यक माना गया है भाई साहब, तो श्रम विभाजन को माना गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखें, तो अगला प्रश्न हम लोग को मिल रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या रहे, तो रामजी सकपाल था, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा, रामजी सकपाल। अगला प्रश्न हम लोग देखें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माई के नाम क्या रहे, तो इनके माता का नाम रहे भीमाबाई, ठीक है ना, भीमाबाई। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किया था, तो कब प्राप्त किया था, तो 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखिए, तो द कास्टेस इंडिया देयर मैकेनिज्म केकर रचना हटे, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना हटे, दूसरा केहू की रचना ना हटे। मुख्य नायक क्या है, तो मुख्य नायक होती है भाई साहब पत्रिका है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माने हैं, देखिए यहाँ पे कार्यकुशलता के लिए पूछ रहा है ना, ठीक है ना, तो कार्यकुशलता के लिए क्या है, श्रम विभाजन, जौन जे कर मन करी वो काम करो लेकिन परफेक्ट बनो, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग को क्या मिलता है, जाति प्रथा। जाति प्रथा है भारत के प्रमुख कारण काहे बनल बाटे, काहे बनल बाटे भाई, काहे बेरोजगारी बढ़ा दिल बाटे, ये समझे, क्योंकि जात के आधार पे काम अच्छा नहीं लगा तो आदमी बेरोजगारी में बैठेगा। अगला प्रश्न है कि बाबा साहब यानी भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख यानी सबसे फेमस भाषण कौन सा रहे, तो सबसे फेमस भाषण हम तो नहीं बोले नू कि एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, जब 1936 ईस्वी में लाहौर में लागल एगो सम्मेलन रहे, जाति पाति तोड़क उमंडल के नाम रहे, मतलब 1936 ईस्वी याद कर लीजिए, लाहौर में एगो मंडल लागल, उ मंडल के नाम देवल गल जाति पाति तोड़क मंडल, वही में भीमराव अम्बेडकर एगो भाषण दिलन, उ भाषण के टॉपिक का रहे एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, और ई एनहिलेशन ऑफ द कास्ट के ललई सिंह नाम के एगो ये आदमी रहे, उ आदमी का हिंदी में अनुवाद कर दिलक, हिंदी में अनुवाद कर तो नाम पड़ गए श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक बाटे। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग क्या मिलता है, अगला प्रश्न मिलता है कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में किसकी रचना की है, तो इनमें से कौन रचना के लिए बनन भाई साहब, श्रम विभाजन जाति प्रथा की रचना के लिए बनन। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा किस विधा की रचना है, तो भाई साहब कौन विधा हटे हो, तो निबंध हटे, ठीक है ना, निबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है, श्रम विभाजन, श्रम सभ्य समाज श्रमिक विभाजन
के लिए किसको आवश्यक मानता है? देखना यहाँ पे सभ्य समाज की बात की जा रहा है। श्रमिक विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो किसको आवश्यक मानता है? कार्यकुशलता को। भाई जौन आदमी जौन काम में परफेक्ट हुई तो हमने काम के अपन दिल से करी तो पूरा परफेक्ट हुई, सभ्य समाज बनी, घर में बेरोजगारी ना रही। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो अगला प्रश्न हम लोग क्या मिलता है? तो अगला प्रश्न हम लोग को मिलता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो किसने? भीमराव अंबेडकर ने निभाया था। सब्जेक्टिव प्रश्न में पहला प्रश्न आपके बीच प्रेजेंट है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? इस विडंबना के स्वरूप क्या है आपको बताना है। तो देखना, लेखक जिस विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन का रूप ले चुका है, जो अस्वाभाविक विभाजन है। तो ये है ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो वर्ष 2026 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके बीच चलता है कि जाति, यहाँ पे देखना, जाति के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के जो पोषक है उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रमिक विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना? ये दूसरा प्रश्न आपके बीच रहा, इसे याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न हम लोग देखें तो तीसरा प्रश्न थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। तीसरा प्रश्न जैसे हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होना चाहिए हम लोग के लिए। तो प्रश्न क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए हुए तर्कों पर लेखक का प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो लेखक क्या आपत्ति जताते हैं? थोड़ा ध्यान से देखो। तो जातिवाद के पक्ष में दिए हुए तर्क पर लेखक प्रमुख आपत्ति जताते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले चुका है, यानी जाति के आधार पर हम लोग काम जो बांट रहे हैं ना, ऐसे बहुत बुराई हो रहा है। और किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन को देखिए तो नहीं बांटा जाता है, लेकिन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। भाई साहब इसे याद कर लीजिए, ये आपका तीसरा प्रश्न रहा। चौथा प्रश्न को हम लोग देखें तो चौथा प्रश्न देखिए क्या दे रहा है? जाति जो है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं ले सकती है? तो जो जाति प्रथा है ये भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं ले सकता है? तो थोड़ा ध्यान से इसका आंसर देखिए क्या दिया जा रहा है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और स्वाभाविक है। श्रम विभाजन का है भाई साहब अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन में श्रमिक की रुचि और अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ से ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अक्रमणता यानी बेरोजगारी के कारण बढ़ने लगता है। भाई साहब समझ लीजिए, अपने भाषा में हम आपको बता दे रहे हैं, भारत एक ऐसा चुट्टा देश में कुछ लोग विभाजन करता है ना, इस भारत देश में कुछ चुट्टा ऐसा लोग विभाजन करता है, कहता है कि अगर कोनो बच्चा अपने माँ के गर्भ में है ना तो अगर काम डिसाइड हो गया, जैसा धरती पे आई जौन जात में जन्म ली तौने जात के काम करी, उहे बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन जाना भाई लोग। चलिए इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं। तो अगला, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना है? तो देखिए थोड़ा ध्यान से, आंसर क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। भारत में के जो समाज में, भारत के जो सोसाइटी में, इंडिया के सोसाइटी में लोगों को बांटा जाता है उसके जात के काम के आधार पर, चाहे श्रमिक कितनों कुशल काहे ना होगा, उस कार्य में रुचि काहे ना रखता होगा, लेकिन ओके इतना टॉर्चर कर दिया जाता है ना, इतना उसको सता दिया जाता है कि भाई साहब जौन जात के है तो उन्हें जात के काम तू करना, काहे अलग काम में दिमाग लगेबे। मतलब कहने का अर्थ है कि जो जाति का होगा उसी जाति का काम करेगा, दूसरे जाति के काम को कर नहीं सकता है, चाहे उसमें कितना भी कुशल का है ना होगा, कितना भी इंटरेस्ट उसको रुचि क्यों ना रखता होगा। जब श्रमिक उसमें काम में मन नहीं लगेगा, जौन जात के काम बाटे भाई साहब, जात के काम में ओकरा मन नहीं लागत, तो सबसे पहले वो कार्य कुशल ना हो पाई, आ कार्य कुशल ना हो पाई तो बेरोजगारी के प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण बनी। समझ लीजिए, अपने भाषा में हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं, किताबी थोड़ा भाषा से अलग हटा के। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनने का मतलब है कि अगर भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन रहा है, कैसे? तो समाज, भारत के समाज में होता कुछ है ना कि श्रम विभाजन का आधार जाति है, यानी जात के आधार पे काम बांटल जाए। अगर कोनो श्रमिक यानी कोनो व्यक्ति बाटे वो कोनो काम में खूब निपुण बाटे और ओकर जाति के ना हटे तो लोग ओकरा के काम करे ना दी, और जब वो काम ना करी अपन जात के काम में ओकरा मन नहीं लागत, तो सीधा बात बाटे कि भाई साहब ओकर जब काम में मन नहीं लागत अपन जाति के आधार पे तो बेरोजगार बैठी तो वे बेरोजगारी के प्रमुख कारण बन गए। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न देखिए,
लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या लोगों को निर्धारित किया हुआ कार्य को मानते हैं, क्योंकि और रुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में नहीं दिल लगता है नहीं दिमाग, तो वहां पे कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? यह सबसे बड़का काम बन जाला बाबू लोगिन कि लोग बेरोजगार हो जाला, गरीबी के तख्ते में दब जाता है और लोग गरीबी से जूझने लगता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, 7 नंबर प्रश्न आपके बीच कि किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखे मरने की नौबत आती है? तो प्रतिकूल परिस्थिति में यदि किसी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की छूट न हो तो ऐसी स्थिति में भूखा मरने की नौबत आ सकती है। भाई साहब, अगर आपको श्रम विभाजन जाति प्रथा में बदलाव नहीं हुआ रहता तो शायद मैं जिस जाति का हूं उसी जाति का काम को करता। तो आप अभी जिस चैनल पे, जिस माध्यम से, जिस मीडिया के माध्यम से आप अभी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, शायद आप नहीं सुन पाते, मैं अपने ही जाति के काम को करता। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखी हुई संविधान, उनके द्वारा दिया गया संविधान से मुझे इतना छूट मिला है, मुझे स्वतंत्रता मिला है कि मैं अपने इच्छा के अनुसार दुनिया का कोई भी कार्य कर सकता हूं और उस कार्य करने के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। तो लेखक ने पाठ में किन किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। भाई साहब क्या दिखाए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अस्वाभाविक विभाजन श्रम विभाजन का ही रूप है, बढ़ती हुई बेरोजगारी, अरुचि और अव्यवस्था श्रम का चुनाव, फिर दे रहा है कि गतिशील और आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप। ये सब किसका रूप है भाई साहब? तो ये सब है जाति प्रथा का रूप। ठीक है ना, जाति प्रथा के रूप में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देते हैं 9 नंबर प्रश्न। तो 9 नंबर प्रश्न का है, तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माने? ये ससुरा को ये छूट बना कर हर 1-2 साल बाद क्वेश्चन पूछेला। देखिए क्या है आंसर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। देखिए कैसे, बहुविध हितों का मतलब है कि अनेक प्रकार के हित, मतलब लोगों के जो सेवा है उसमें सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होना चाहिए, हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। यानी समाज में एक दूसरे के प्रति दूध और पानी के मिश्रण के जैसे भाईचारा होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति हम लोग का सम्मान, रिस्पेक्ट होगा, सम्मान इज्जत होगा, कोई किसी के लिए छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं देखेगा। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न जो हम लोग का बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इसको देखना हम लोग के लिए जरूरी है। तो दे रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के सारांश लिखिए। प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, इसको दे रहा है आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब है कि अपन भाषा में लिखी बात होने की ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। कुछ लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिकों का विभाजन नहीं, बल्कि श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग के लिए आवश्यक है। श्रमिक विभाजन नहीं, जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है और इसमें ऊंच नीच की भेदभाव भी होता है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो वस्तुतः बोला जा रहा है कि ये जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के पर आधारित होता है। श्रम विभाजन जो होता है मनुष्य की रुचि पर आधारित होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य के जन्मांतरण पेशा को थोप देता है। मतलब जौन जात में जन्म ली तौने जात के काम के करी, बस ओकरा पर फिक्स हो जाला। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। ऐसे हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करने लगता है, जिसके कारण ना कुशल हो पाता है, ना ही श्रेष्ठ उत्पादन हो सकता है, ना अच्छा काम कर सकता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प हो, और चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश ना होता है। प्यारे बच्चों ये रहा आपका 10 सब्जेक्टिव प्रश्न और टोटल 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल कंप्लीट कीजिए। आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा से कहीं भी एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।